हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो इंडियन पॉलिटिक्स दे रखा है, भारतीय राजनीति। उस बुक्स को हम पढ़ेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 2 पर हम करेंगे चर्चा। तो आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखा है 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस नाम से ही। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर या फिर प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप चेक करके क्या करना, पूरा वीडियो आराम से देख लेना है। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2। कौन सा चर्चा करने वाले बच्चों? अध्याय नंबर 2। सब लोग मस्त है, इधर ध्यान देना आराम से। मैं कंटिन्यू वीडियो कोशिश कर रहा हूँ लेके आने के लिए, और चलेगा आपका पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कराएंगे। तो पूरी प्रैक्टिस, आपका बोर्ड एग्जाम होना उससे पहले आराम से 2-3 महीने पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा। पहले मैं इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर चल रहा हूँ। उसमें टोटल 8 चैप्टर है। मैंने आपको डिस्कशन करके ये वीडियो डाला हुआ है, आप लोग आराम से यूट्यूब पे जाके आप लोग वहीं चैनल पे देख सकते हैं। और ये हमारा जो चैप्टर है 2, जिसमें हम क्या करेंगे, एकदम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में आपको आराम से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा कंसेप्ट बेस पे रहता है। कुछ चीज़ें हमें कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं आती तो प्रॉब्लम आती है, बट हम यहाँ कंसेप्चुअल चीज़ों को क्या करेंगे, मतलब जो अवधारणात्मक चीज़ें होती है ना, वो आपको दिक्कत आती है यहाँ, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था राष्ट्र निर्माण में बहुत सारी क्या थी, चुनौतियाँ थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, उसको हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डाल रखा हूँ, पूरा वीडियो, वो आराम से आप जाके देखना। और नोट्स टाइप पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा जो मेन डिटेल है मैंने अंदर से निकाल के एक सिस्टमेटिक बना के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। तो आप लोग वो देख लीजिए। और उसमें हमने पढ़ा था क्या, राष्ट्र के निर्माण के लिए या नेशन बिल्डिंग के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ, उसको हमने पूरा डिस्कशन किया था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, भारत का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और उसके बाद में हमने देखा देसी रियासतों के बारे में पढ़ा था, वहाँ से पाकिस्तान से विस्थापित कैसे हुए, और जो देसी रियासतें हैं या रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों का किस प्रकार से इंडिया में विलय हुआ, भारत में वो किस प्रकार से सम्मिलित हुए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने किस प्रकार से अपना रोल प्ले करके उनको कैसे भी करके मना करके 565 देसी रियासतों क्या किया, भारत में सम्मिलित करने का काम किया है। इसलिए उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप नाम सुना होगा, भारत की एकता की मूर्ति के रूप में देखा जाता है, और लौह पुरुष के रूप में भी जानते हैं हम लोग। तो अब हम यहाँ आते हैं, हमने इतना पढ़ लिया। अब हम आगे क्या करना है भारतीय पॉलिटिक्स में, और ये पूरा कंटेम्प्रेरी है, समकालीन, जो आज़ादी के बाद का है, और वो हमारा पार्ट है। अब आगे का चैप्टर इसमें दे रखा है, देख लीजिए, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब यहाँ पर क्या आता है, 1 पार्टी डोमिनेंस का एरा आता है। 1 पार्टी का मतलब क्या हुआ, एक ही पार्टी है। वैसे कोई संविधान में ऐसा नहीं लगा कि हम लोग 1 पार्टी के रूप में चलेंगे, बट हमारे जो पार्टी थी उसमें कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किसने किया, सबसे ज़्यादा निर्माण किसका था, जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहले से पार्टी थी, कौन, एक तो मुस्लिम लीग थी, वो पाकिस्तान चली गई, उसने हमने एक देश के निर्माण के लिए काम किया। और मेन जो हमारी पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें क्या थी, एक राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करने वाली, उसका नेतृत्व करने वाली क्या थी, एक दल था, पार्टी थी, राजनीतिक विचारधारा थी। तो उसने तो क्या किया, देश को एक करने का काम किया भाई, ठीक है, ये तो काम हो गया। लेकिन देश एक होने के बाद में अब हमारे सामने क्या था, क्वेश्चन मार्क, कि इसके ऊपर शासन कौन सी पार्टी करेगी। समझ में आ रहा नहीं यार, शासन मतलब इसके ऊपर क्या करना, देश का गवर्नेंस कौन करने वाली है। अब गवर्नेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लीडरशिप करने वाली पार्टी की ज़रूरत है, जो क्या कर सकते, एक इसको हैंडल कर सकते, आगे बढ़ा सके। क्योंकि हम लोग नए राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ था हमारा, तो उसमें हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी। और ऐसा ना हो कि हम लोगों ने जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को अपनाया है, और वो जाके क्या हो जाए, बिखर जाए, आगे जाके राष्ट्र के टुकड़े हो जाए। एक तो हमें यूनिटी भी रखना है, एकता भी बनाए रखनी, सेकंड में लोकतंत्र को भी बनाए रखना है। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, डिस्कशन किया था, वहाँ तो राष्ट्र निर्माण की बात करी, लेकिन चैलेंज सेकंड क्या था, डेमोक्रेसी को लेकर भी हमारे सामने क्या थी, चुनौती थी, संघर्ष था। उसको भी हम कंटिन्यू इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक पार्टी आती है जिसका नाम क्या है, कांग्रेस। भाई ये तो हम लोग आप जानते हैं, कांग्रेस का नाम तो अच्छे से आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। कांग्रेस, कांग्रेस का मीनिंग क्या होता है, कांग्रेस का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जनता का समूह। उसको क्या बोलते हैं भाई, कांग्रेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी,
कांग्रेस पार्टी की बात करें, और उसने जो एक दल के रूप में था, वो दल कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। ये उसका पहले का सिंबल देखा, हाथ ही मेरा क्या है? साथ। तो ये इसका सिंबल है, और ये वोटिंग का देर का है, और ये पहले का कांग्रेस का। और इसके सामने कौन था? कांग्रेस के सामने और पार्टी थी अपने कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह विपक्ष के रूप में, लेकिन सबसे ज़्यादा आगे कौन निकली? कांग्रेस निकली। अब कांग्रेस कैसे आगे निकली, इसमें क्या क्या सिस्टम हुआ, वो हम चैप्टर नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है, इसी में अच्छे से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप मस्त करके पढ़िए। और टेक्स्ट बुक ज़रूर क्या करना है? रीड करना है आराम से, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक का मतलब होगा पाठ्य पुस्तक, जो आपकी 12वीं क्लास में मिली हुई है आपकी स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट में था, प्राइवेट में था, आपको कहीं ली होगी। तो उसको आप अच्छे से क्या करो? एक लाइन टू लाइन पढ़ो। यदि आपको एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से क्या करना है? एक लेवल के ऊपर लेके जाना है, अपने सिलेबस को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ना है, तो आप लाइन टू लाइन पढ़ो पहले। फिर उसका नोट्स टाइम निकालना स्टार्ट करो। नोट्स आपको बाद नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अब नोट्स आराम से क्या करो? वीडियो पॉज करके अच्छे से लिखते जाओ। उससे बाहर डिटेल में जाएगा नहीं, और कुछ नहीं, मैं पूरा डिटेल डाल कर रखा हूँ इधर। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि एक प्रभुत्व का मतलब क्या है? एक प्रभुत्व मतलब वन डोमिनेंस का मतलब क्या होगा? और किसी का राज नहीं, एक ही व्यक्ति का, एक ही पार्टी का राज चल रहा है इधर, उसी का सब कुछ क्या है? डोमिनेंस है। ऐसा लंबे समय तक चला, उसका नाम ने हमने दिया क्या? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। मतलब एक पार्टी लंबे समय तक क्या करती है? शासन करती है पूरे भारत में, और दूसरी पार्टियां थी लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक व्यक्ति कर रहा है, वैसे ही काम चल रहा है, बाकी वाले लोग भी कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर क्या? एक पार्टी काम कर रही है, बाकी वाली पार्टी देखती रह रही है। अब वो एक पार्टी कौन है? कांग्रेस है, इतना हमें पता हो गया। अब हम आगे आते हैं। ये देखो इधर एक आपके सामने पिक्चर दिख रही है, सबको दिख रही होगी। ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू जी को आपको दिख रहा है, ये भी नेहरू जी है और इधर भी नेहरू जी है। दोनों तरफ कौन है? देखो इधर नेहरू जी है ना। यहाँ क्या है? नेहरू जी डंडा लेके आगे जा रहे हैं, लेकिन यही हाथ पकड़ के नेहरू क्या कर रहा है? पीछे खींच रहा है। इस पिक्चर का कुछ तो मीनिंग है। आपके वहाँ कार्टून दे रखा बुक्स में, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये व्यक्ति आगे जा रहा है, ये पीछे खींच रहा है, दोनों नेहरू है। मतलब ये व्यक्ति शासन कर रहा जा रहा है और ये उसकी आलोचना कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? आप ही लोग क्या है? अपने शुभचिंतक हो, और आप ही लोग अपने क्या है? आलोचक भी हो, दोनों हैं। मतलब यही सरकार है और ये विपक्ष है। इतना समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? ये डबल रोल में है, खुद की कमियां खुद ही निकाल रही है और ठीक कर रही है और कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। मतलब कोई विपक्ष नहीं है यहाँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सामने कोई विपक्ष नहीं, मजबूत विपक्ष नहीं था उस समय। वैसे विपक्ष की पार्टियाँ बहुत सारी हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन मजबूत विपक्ष नहीं था। इसलिए क्या? कांग्रेस अपना खुद का शासन खुद स्वयं कर रही थी और अपनी कमजोरियाँ भी खुद ही उजागर कर रही थी और उसके ऊपर काम कर रही थी। ऐसा इस पिक्चर के थ्रू समझाया गया। इतना आपको समझ आ रहा है? एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, चलो इधर ध्यान दो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इस पिक्चर के थ्रू आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। चलो अब यहाँ क्या? एक लोकतांत्रिक राजनीति की ज़मीन तैयार करना। अब हमें क्या करना है? इसमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, उस पर हम बात करते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है? एक लेइंग द ग्राउंड फॉर ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मतलब हमें क्या करना है? एक लोकतांत्रिक। पहले वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से बोला हुआ है। एक तो राष्ट्र निर्माण के सामने क्या चुनौती थी? देश को एक करना, अखंड रखना है, उसकी खंड खंड नहीं होने देना है। वो तो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। थोड़ा बहुत आगे भी आएगा तो हम कंटिन्यू चर्चा करते रहेंगे। लेकिन सेकंड हमारे सामने क्या थी? देश में लोकतंत्र को बनाए रखना है। तो लोकतंत्र हमारे लिए क्या है? एक नया सिस्टम आया है और जिसमें सभी जनता की क्या हो? सक्रिय रूप से भागीदारी होनी चाहिए। अब लोकतंत्र को बचाए रखना है तो लोकतांत्रिक राजनीति को क्या करना पड़ेगा? हमें जन्म देना पड़ेगा, लोकतांत्रिक राजनीति को तैयार करना पड़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब लोकतांत्रिक राजनीति को तैयार करने के लिए हमें क्या करिए? कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति आ गया मनमर्जी रूल चलाएगा और कह रहा है नहीं मुझे जनता ने सुना है, और जनता का पॉपुलर बन गया, बाद में मिसयूज कर रहा है, और जनता यदि बदलाव चाह रही तो बदलाव नहीं करने दे रहा है, तब भी हमारे लिए दिक्कत है। अब इधर ध्यान दो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना करना। मतलब हमें लोकतंत्र को बनाए रखना। हाँ भी ठीक है, लोकतंत्र को बनाए रखना है, बट लोकतंत्र कैसे रहेगा?
लोकतंत्र रहने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र, मतलब क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लोकतांत्रिक नाम पर सरकार में जो पार्टी है वो मन मर्जी से क्या कर रही है, कुछ भी अंदर गोलम गोल करके अपने व्यक्ति को जिता रही है और अपनी पार्टी के मेंबर को ज़्यादा सीटें लेकर आ रही है और बोल रही हम तो लोकतंत्र को स्थापित करने में लगे हुए हैं। वो गलत है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, वोट कैसे होना चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक वे में, कोई किसी प्रकार का फियर या फियर मतलब डर नहीं, भय नहीं होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और फिर फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब निष्पक्ष, जिसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, उसका अपने अकॉर्डिंग वोट होना चाहिए, कोई फोर्सफुली उसको वोट नहीं देना चाहिए। पहले तो क्या हमें एक ऐसा सिस्टम से जो क्या कर सके, इलेक्शन के थ्रू निष्पक्षता और स्वतंत्रता ला सके। एक नंबर हो गया, ठीक है। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों के कांग्रेस पार्टी का दबदबा। अब सेकंड में हमें एक तो ये पढ़ना पूरा सिस्टम, इसमें कैसे इलेक्शन कमीशन ने काम किया और भारतीय राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो कैसे बना, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, फर्स्ट कौन था, अभी कौन है, वो हम चर्चा करेंगे जब आगे पढ़ेंगे तब। और यहाँ पर सेकंड में देखना क्या, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौती थी, या कांग्रेस का जो मेन दबदबा था वो किस प्रकार से रहा और किस प्रकार से कांग्रेस ने विपक्ष को ना होते हुए या विपक्ष को कमज़ोर होते हुए अपने आप को विपक्ष के रूप में ही रखा और अपनी सरकार के भी चलाते गए। ये हम पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में। इतना आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा। और फिर आगे क्या देखना है, अब आगे देख लोकतंत्र की स्थापना करने की चुनौती। अब लोकतंत्र को स्थापित करने की क्या हमारे सामने चुनौती है, ये आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात, यहाँ लिखा हुआ क्या, लोकतंत्र स्थापित करने की क्या है चुनौती है, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। मतलब आपके सामने क्या, लोकतंत्र को स्थापित करना है किसी भी हालत में, अब उसके सामने क्या है, चुनौतियाँ है, चैलेंजेस है। अब आपको क्या करना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है 12th में, तो आपके सामने डिफिकल्ट ये है कि हमें अच्छे से कंटेंट नहीं मिल रहा है, यदि कंटेंट मिल रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, टिपिकल कठिन भाषा में है, यदि कठिन भाषा को ईजी भी बना दिया लेकिन उसकी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन का या पेपर का पैरा सिस्टम कैसा होगा, बोर्ड क्लास का थोड़ा भय भी रहता है। तो ये आपके सामने क्या चैलेंजेस है या नहीं है, हाँ बिल्कुल चैलेंजेस है। तो वैसे ही हमें क्या करना, लोकतंत्र को इधर स्थापित करना है। तो कैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो हमारे सामने कुछ न कुछ क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना, उसका समाधान करना है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के कारण कई देशों ने क्या किया, लोकतंत्र को अपनाया नहीं, अर्थात राष्ट्रीय एकता को पहली प्राथमिकता दिया। अब देखो, अब इंडिया उस समय क्या हुआ, भारत आज़ाद होगा भाई, कब, 1947 में, 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिल गई, आज़ादी, एक बात। लेकिन उसी टाइम में क्या, 15 अगस्त 1947 से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, और वो कब समाप्त हुआ, 1945 में। अब 45 में समाप्त होने के बाद बहुत सारे देश जो पहले ब्रिटेन के या किसी अदर कंट्री के क्या थे, गुलाम थे, उनको भी क्या मिली, आज़ादी मिली। इतना समझ में आ रहा है, उनको भी क्या मिल गई, आज़ादी। अब आज़ादी केवल भारत अकेले को नहीं मिली, बहुत सारे देशों को मिली, लेकिन उनके सामने क्या प्रॉब्लम थी कि लोकतंत्र को कैसे स्थापित करें। यदि हम लोकतंत्र लेके आएंगे तो हमारी जो एकता है, नेशनल इंटीग्रिटी है, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, राष्ट्रीय एकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम उस राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए इस लोकतंत्र को नहीं लाएंगे। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ है, जनता का शासन, रूल ऑफ पीपल। अब जनता करेगी मन मर्जी से शासन, उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो राष्ट्र की जो एकता है वो क्या हो जाएगी, खंड खंड हो जाएगी। ये तो गलत होगा, नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। अब उन्होंने इस डर के मारे क्या किया, इस लोकतंत्र को बोला भाई लोकतंत्र तुम कुछ समय के लिए रुक जाओ, टाटा बाय बाय, बाद में आपकी क्या करेंगे, बात करेंगे। पहले हमें क्या चाहिए, राष्ट्र की एकता चाहिए, देश की एकता, देश को, राष्ट्र को एक रखना, यूनाइट करना। ये कुछ लोगों ने क्या किया, इसको प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी, समझा रहे थे। लेकिन भारत उस समय ऐसा नहीं था। भारत क्या है ना, हम ही अपने भारत है, तो हम लोग चैलेंज को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हमारे सामने चुनौती आएगी। लेकिन लोकतंत्र हमें स्थापित करना भी है और राष्ट्र को एक भी करना है और हमारा विकास भी करना। तीन हमारे सामने क्या थी, चुनौती थी। पहले वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, कौन कौन सा, राष्ट्र का निर्माण करो, एक नंबर, मतलब देश की एकता को बनाए रखो। सेकंड, लोकतंत्र को स्थापित करना। थर्ड, हमें क्या करना, देश का विकास भी करना है।
इन तीनों चीज़ों पर भारत क्या है, कंटिन्यू काम कर रहा है और सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। लेकिन बहुत सारे देशों ने क्या किया, इसको लोकतंत्र को अपनाया नहीं। इतना कहने का मतलब ये कह रहा है, डर के मारे उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र को साइड में कर दिया और राष्ट्रीय एकता के नाम पर क्या किया, बहुत सारे लोगों ने अपने मन मर्जी से शासन किया। किसी ने मिलिट्री के रूप में शासन कर दिया, किसी ने एक पार्टी के रूप में, संविधान में बोल दिया कि हम लोग क्या है, वन पार्टी सिस्टम है। जैसे अपने चाइना की बात करें, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, वहाँ पर लोकतंत्र बराबर है, नहीं है। ऐसे चीन का वो 1948 में आज़ाद हुआ, लेकिन चीन में क्या है, लोकतंत्र नहीं है, वन पार्टी डोमिनेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हम लोग तो एक ही पार्टी के अंडर में क्या करेंगे, शासन चलाए। एक पार्टी शासन चलाई तो क्या वो लोकतंत्र है, बिल्कुल नहीं है। पक्ष विपक्ष दोनों होना जरूरी है और बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए। आपको चूज करने का या चॉइस करने का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। वो नहीं है, आपको सामने दो ही व्यक्ति खड़े एक ही पार्टी के, किसी को भी करो पार्टी एक ही जीतने वाली, वैसा सिस्टम है। और लोकतंत्र में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अब उन्होंने क्या बोला, ये लोकतंत्र होगा तो भाई लोकतंत्र तो होगा तो मतलब जनता का शासन है, तो जनता का शासन, जनता कभी पक्ष में जाएगी कभी विपक्ष में जाएगी, आपस में टकराव भी होगा। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। अब जनता का शासन होगा तो वहाँ पर दिक्कत तो आएगी भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब इसको कंट्रोल करना है तब तो क्या करो, लोकतंत्र लाओ ही मत समझ में आया नहीं आया, लोकतंत्र लाना ही नहीं हम लोग। वैसे ऐसे आप प्रॉब्लम आएगी, समझ आएगी तो आप लोग भाग जाएंगे कि हमें भाई अच्छे मार्क्स नहीं आए कोई बात, लेकिन हम इतना गहराई में पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा भाई, इतना डीप में जाकर थोड़ी पढ़ना है, भाग जाएंगे हम पहले से ही। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया लोकतंत्र को, कि हम लोग लोकतंत्र नहीं चाहिए, यहाँ पर प्रॉब्लम होगी बड़ी मुश्किल, तो हम आज़ाद हुए हैं, बाद में फिर हमारे टुकड़े हो गए तो क्या करेंगे हम लोग। इसके डर के मारे चाइना ने क्या किया, लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया, नाम दिखता है हम लोग डेमोक्रेटिक है, लेकिन रियल में डेमोक्रेटिक नहीं है। हम पढ़ेंगे यह सिस्टम पूरा पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह, तब आपको समझ में आएगा। फिर आगे देखो, इसके कारण आज़ाद हुए बहुत सारे देशों ने क्या किया, अलोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर दी। अब उन्होंने क्या किया, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। कैसे भाई, एक व्यक्ति क्या करेगा, मनमर्जी शासन चलाएगा, तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप हुआ नहीं हुआ, तानाशाही। सेकंड क्या बोला, हमारे यहाँ तो क्या मिलिट्री शासन करेगी, सेना शासन करेगी, तब भी क्या होगा, मनमर्जी होगा। या कुछ लोगों को ग्रुप क्या बना दिया, जिसको हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र बोलते हैं, ऐसे लोग शासन करने लगे। कुल मिला के हमें लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं था, ये सिस्टम उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल। हमें तो क्या एक रहना है, कैसे भी रहे भाई, आज़ादी मिली है, पहले हम आज़ादी को अच्छे से जिएंगे, बाद में हमारी मर्जी, तब हमें लोकतंत्र स्थापना करेंगे, पहले लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं अपनाएंगे। ऐसा करने लगे तो इस वजह से क्या होगा, अब इसमें कौन कौन से देश है वो आगे आपसे सामने मैं डिस्कशन करूंगा। और भारत के नेताओं ने कठिन रास्ता लगा, लेकिन बहुत सारे देशों ने क्या किया, अलोकतांत्रिक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया। लेकिन भारत उसमें क्या था, आज़ाद हुआ नया नया, लेकिन भारत ने क्या बोला, हम तो शायद कुछ भी प्रॉब्लम आए लेकिन लोकतंत्र तो लेके आएंगे, जनता का शासन लेके आए। क्योंकि महात्मा गांधी पूरी जनता को साथ में लेकर एक मास मूवमेंट, मतलब क्या बोलेंगे, जन आंदोलन खड़ा किया, तब भारत को क्या मिली, आज़ादी मिली। अब ये जन आंदोलन, ये जनता का आंदोलन है, और जनता यदि उनको शासन करने का मौका नहीं मिला जनता को, फिर तो हम ये जो आंदोलन किया ये वेस्ट गए ना हमारे। जनता ने पूरा, पहले ब्रिटिशर्स थे, उससे पहले मुगल वगैरह थे, अब तुम लोग ऊपर आ गए तो हमारे ऊपर तो क्या हुआ है, एक गया दूसरा आ गया, हमारा खुद का शासन आया ही नहीं, तब तो गलत मैसेज आता। इसका मतलब क्या, हमने कौन सा रास्ता चुना, कठिन, कि हमें किसी भी हालत में लोकतंत्र को अपनाना है। समझ में आ रहा है, इतना लोकतंत्र हमें चाहिए, मतलब जनता का तो शासन हम लेके आएंगे। जनता ही मतलब कांग्रेस का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, जनता का समूह। अब जनता का समूह कांग्रेस है, तो कांग्रेस तो चाहेगी कि हम लोकतंत्र चाहिए, कैसे भी रूल करेंगे लेकिन लोकतंत्र हमें रखना है, हम एक भी रहेंगे और देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से चलाएंगे भी। एक ही हो गया। और अलोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, अब देखो इधर, ये तो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या होता था, किसी एक नेता या दल का शासन, सेना का शासन, मतलब क्या हो गया, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, रूल ऑफ सिंगल लीडर हो गया, या सिंगल पार्टी हो गया, या रूल ऑफ आर्मी हो गया। मन मर्जी से शासन चलाएंगे, कोई एक व्यक्ति हो गया या ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, जनता का समूह हो गया, एक पार्टी का सिस्टम आ गया, वो सब क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है। क्या है भाई, अलोकतांत्रिक है। इतना समझ में आ रहा नहीं यार भाई, आ रहा है ना, तो इधर ध्यान दो।
पूरा कंसेप्ट बेस पे हमारा है। यदि हम सिविक्स में मतलब राजनीति विज्ञान को अच्छे से क्या कर दिया, उसकी अवधारणा को समझ गए ना, फिर राजनीति विज्ञान इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मज़ा आता है उसमें कंसेप्ट को पढ़ने में। तो हमारे ब्रेन को क्या करता, खोलता है। क्योंकि थ्योरी दे रखी है वहाँ पर, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वैसे भी न्याय वगैरह, स्वतंत्रता वगैरह, लोकतंत्र वगैरह, ये सब से क्या समानता, इसकी बात कर, अधिकार बात वगैरह, तो ये हमारे 12th क्लास में काम आता है। तो यहाँ हमें इंडियन पॉलिटिक्स को देखना है, और सेकंड जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तब और इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। अब आगे देखो, भारत के नेताओं के सामने समस्या। अब भारत के नेताओं के सामने क्या समस्या आती है कि हमें किसी भी हालत में क्या करना, लोकतंत्र लेके आना है। देखिए भारत की जो जनता थी और उस समय जो लीडर वगैरह थे, नेता थे, वो इन चीज़ों के बारे में जानते थे, पहले से संघर्ष करते आ रहे थे। हम लोग बार बार कांग्रेस पार्टी के रूप में या किसी और पार्टी के रूप में क्या कर रहे थे, भारत की आज़ादी के साथ साथ लोकतंत्र की भी हम डिमांड कर रहे थे। हमें जनता का शासन चाहिए। कैसा शासन चाहिए, जनता का। इसको हम पहले से क्या कर रहे थे, डिमांड करते आ रहे थे। एक दिन में नहीं आया है, पहले से सिस्टम चला आ रहा, कंटिन्यू 1897 की क्रांति से भी पहले। हम आज़ादी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा शासन जिसमें हमारा खुद का हो, जैसे होम रूल शासन, होम रूल जनता का शासन ही है ना, गृह शासन किसने किया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो वो होम रूल इसी का पार्ट भी माना जाता है। महात्मा गांधी ने जो भी डिमांड की वो सब किसका पार्ट, लोकतांत्रिक तरीके की बात करते हो। और लोकतंत्र को लेकर गहरी प्रतिबद्धता थी हमारी, मतलब लोकतंत्र को लेकर हमारे अंदर क्या था, एक फुल कॉन्फिडेंस था कि हमें किसी भी हालत में क्या करना है, लोकतंत्र के साथ में कमिटमेंट बराबर होना चाहिए। डीप कमिटमेंट टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के साथ में हमारा क्या था, डीप कमिटमेंट था। इतना समझ में आ रहा है ना कि लोकतंत्र तो हमें लेके आना भाई। ऐसा नहीं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मन मर्जी, आप लोग ऑनलाइन है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऑफलाइन होते तो आपको मौका देते, और ऑनलाइन भी मौका दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो बंद मर्जी रोको, फिर देखो बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को क्या लिखा हुआ है, फिर मैं क्या समझा रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करो, तब पता लगेगा आपको क्या मैं रियल में ऐसी फेंक रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ सबसे। तो ये चीज़ें क्या है, इसी का पार्ट है। तो राजनीति समस्या के समाधान का उपाय। अब राजनीतिक समस्या नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत पॉलिटिक्स गंदी है, पॉलिटिक्स खराब है। अरे पॉलिटिक्स गंदा खराब नहीं है, आपका थोड़ा सा ये कम काम कर रहा है। पॉलिटिक्स तो अपने आप में अच्छी है, यदि उसका तरीका यूज करने का सही है। तो तरीका ही आपका सही नहीं है तो फिर पॉलिटिक्स क्या करेगी, फिर उसको तो आपने पॉलिटिक्स खुद ही गलत बना रहे हो। तो ये क्या है, राजनीतिक समस्याओं के समाधान का उपाय है। राजनीति का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सामने समस्या है, समाज के सामने समस्या है, उसको क्या करो, समाधान करो। समाधान नहीं, ये समाधान की बात कर रही है, ये समस्याओं को बढ़ाने की बात नहीं कर रही। किसका कर रही है कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये राजनीति है। पॉलिटिक्स क्या है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब समस्या को क्या करो, समाधान करो, दैट इज पॉलिटिक्स। ये क्या है, राजनीति है। तो इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये हमारे जो लीडर थे उस समय के, जो भी लोग नेता थे, उन सब ने क्या देखा कि ये राजनीति हमें क्या करना है, समस्या को समाधान के रूप में देखना है, राजनीति ना कि राजनीति को समस्या बनाना है। राजनीति समस्या कभी भी नहीं है और ना ही होगी, लेकिन हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, हमारा देखने का दृष्टिकोण कैसा है, उसी की बेस पर क्या होता है, राजनीति का नए नए अर्थ निकलते हैं। हम राजनीति को पॉलिटिक्स में रूप में देख दिया, मतलब नेगेटिव रूप में देख दिया, तो पॉलिटिक्स क्या होगी, नेगेटिव पॉइंट में जाएगी। हमने पॉजिटिव वे में देखा तो इसका मीनिंग पॉजिटिव निकलेगा। तो यही चीज़ें क्या है यहाँ पर। तो इतना आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, दिख रहा है चीज़ें, ठीक है। चलो आगे फिर, और जिसको लग रहा है कि मुझे नोट्स वगैरह बनाना, तो नोट्स यहाँ नोट कर लेना है, मेन चीज़ें मैंने इसमें निकाल रखी है। फिर आगे आ जाओ, और सभी समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक राजनीति में संभव है। अब हमारे सामने समस्या कौन कौन सी भाई बताओ। अब लोकतंत्र देखो, इधर नाम क्या है, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, ठीक है ना, जनता का शासन। अब जनता केवल एक वर्ग से तो आती नहीं है, जनता भी क्या होगी, अलग अलग वर्ग से आएगी, अलग अलग कास्ट जाति से आएगी, अलग अलग धर्म से आएगी, अलग अलग समुदाय से आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो सभी समुदायों वगैरह वर्गों को मिलाकर क्या बनती है, एक पूरा देश बन गया। अब उस देश के सामने लोकतंत्र है, जनता का शासन है, तो वहाँ पर तो क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आपस में झगड़े भी होंगे एक दूसरे समुदाय के बीच में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समझा रहा नहीं, ये वर्ग के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, ये सब क्या है, आपस में झगड़े हैं क्लेश से।
अब इस क्लैश को यदि आपको समाधान करना है तो आप डंडे के बल पर लंबे समय तक उस पर समाधान नहीं हो पाएगा। तो अब आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा भाई, बताओ? लोकतांत्रिक तरीका ही अपनाना पड़ेगा। मतलब आपस में बैठ के सलाह मशवरा करना पड़ेगा। समाधान तभी निकलेगा यदि आपके और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो डांटने से पीटने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। डेमोक्रेटिक तरीका, लोकतांत्रिक, आप अपनी बात बताइए, मैं मेरी बताता हूँ, कुछ न कुछ समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। मतलब वाद विवाद होना जरूरी है, समझा रहा नहीं है? डायलॉग्स होगा, आपस में वाद विवाद होगा तो एक नया संवाद निकलता है। ये आपने राजनीति विज्ञान में सुकरात नाम सुना होगा, वो क्वेश्चन आंसर करता था वैसे। तो वैसे यहाँ क्या होगा, नया संवाद निकलेगा कब, जब हम वाद विवाद करेंगे तब। तो वाद विवाद पॉलिटिक्स में, राजनीति विज्ञान में होना जरूरी है, डायलॉग्स तो होना जरूरी है, तभी आपको क्या निकलेगा, एक प्रॉपर समाधान निकलेगा। तो लोकतांत्रिक तरीके में क्या होगा, सभी समस्याओं का समाधान संभव, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसको हमें सकारात्मक तरीके से क्या करना पड़ेगा, राजनीति को जन्म देना पड़ेगा, तभी समस्या को क्या होगा, समाधान। यदि राजनीति को ही हमने मानने लग गए और समाधान नहीं किया, अच्छे लोग राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं, फिर तो भाई हमारा क्या है, जो चल रहा है वही चलने वाला है। फिर राजनीति गंदी है, पॉलिटिक्स खराब है, लीडर खराब है। लीडर पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, जो उसमें गलत लोग आ गए वो गलत काम कर रहे हैं, जो सही लोग आ गए वो सही काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा सही आएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, राजनीति अच्छी बन जाएगी। इसलिए राजनीति को समझो, इस चीज़ को समझा रहा है ना। पॉलिटिक्स इज नॉट बैड, राजनीति गंदी नहीं है। उसको लोग ऐसे गंदे आ जाते फिर राजनीति को गंदा करते हैं, सिंपल सी बात है। वाइट कपड़ा है राजनीति, तो उसमें आप जैसे आप क्या करेंगे, कलर डालेंगे, वैसे ही आपको सामने दिखेगा, समझ रहे ना? ठीक है। फिर क्या देख रहा है, राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना है। मतलब पॉलिटिक्स करने का मतलब क्या है, केवल धंधा नहीं है भाई कि पॉलिटिक्स में आ गए हम लोग। अब आज के तारीख में क्या, बहुत सारे नेता क्या है, पैसा कमाने के चक्कर में राजनीति में आते हैं कि हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, अपना बिजनेस चलना चाहिए अच्छे से, वहाँ पर कोई प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तब तो क्या है, राजनीति ऐसे लोगों के लिए नहीं है, वो गलती से इसमें गलत तरीके से आ गया है और इसको गंदा कर रहा है, खराब कर रहा है। तब हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, समझा रहा है? ये राजनीति भी सिखाती है, राइट्स की, अधिकार की बात करती है। तो राजनीतिक गतिविधि क्या है, जनहित का क्या करना, फैसला है। जनहित का मतलब क्या, जनता का हित, किसका, पीपल का इंटरेस्ट होना चाहिए राजनीति में। सेकंड क्या है, उस पर अमल करना होता है और ऐसा होना भी चाहिए। मतलब मैंने बोला आपको सबके लिए क्या, क्लास लेके आऊँगा, लेकिन क्लास एक बार लिया, बाद में लिया ही नहीं, कंटिन्यू नहीं ले रहा हूँ, तब भी क्या है, गलत है। अब किसी व्यक्ति ने, लीडर ने क्या बोला कि मैं आपके लिए क्या करूँगा, अच्छा काम करूँगा, रोड अच्छी बनाऊँगा, आपकी समस्या को समाधान करूँगा, आप मुझे वोट दीजिए। आपने क्या किया, वोट दे दिया उसको, और बाद में 5 साल तक वो आपको मुँह ही नहीं दिखाता है। फिर तो क्या हुआ, जनहित का क्या हुआ, अपमान हुआ, नहीं हुआ? जनहित मैंने जनता ने वोट दे के उसको क्या किया, जीता कर भेजा, लोकसभा में भेज दिया, विधानसभा में भेज दिया, या सरपंच बना दिया, लेकिन 5 साल तक मजे करता, वो अपना काम तो निकालता रहता है, जनता बेचारी ठगती रहती है उससे। तो इसका मतलब क्या, जनहित का वो फैसला गलत गया। लेकिन गलत कौन गया, उस पर अमल करने वाला व्यक्ति को अच्छा नहीं था, उसने क्या किया, इस सत्ता का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। फिर क्या बोल रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। और रियल में उसने क्या किया, गलत काम किया। यदि प्रॉपर जनहित के फैसले लेता तो क्या होता, राजनीति अच्छी होती। राजनीति का व्यवस्थित अर्थ क्या निकलता, उसका उद्देश्य क्या है, जनहित का फैसला करना। इतना समझा रहा ना आपको। द पर्पज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इट डिसाइड पब्लिक इंटरेस्ट एंड इम्प्लीमेंट एंड इट शुड बी सो। मतलब ऐसा होना जरूरी है। बातें कुछ कर रहे हो, बात और काम कुछ और हो रहा है, तब तो क्या कथनी करनी में अंतर। आज के नेताओं में यही प्रॉब्लम है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इसलिए हमारे सामने क्या है, राजनीति को गंदा करने की आदत बन गई है। बाकी राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति को गंदा करते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा, करना और होना चाहिए, बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई, मस्त, सबको आ रहा है, ठीक है। और अच्छे से आ रहा है तो एक लाइक मारिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक कोटेशन वगैरह एक दे रखा, किसके बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो आपने नाम सुना होगा। ये उनका क्या है, 25 नवंबर 1949 को क्या है, एक स्पीच दिया, भाषण दिया, कहाँ पर,
25 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, और 1949 मतलब क्या हो गया, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा संविधान बन के रेडी हुआ, तैयार हुआ नहीं हुआ। उससे एक दिन पहले कौन बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी होगी, नायक का मतलब हीरो, जैसे मूवी में आपने देखा होगा, फिल्म वगैरह में, वहाँ पर क्या होता है, नायक और नायिका होती है, हीरो हीरोइन होती है। तो हीरो की क्या करते हैं, सब लोग देख पूजा करने लग जाते हैं। यदि ऐसा आपने राजनीति में करने लग गए ना, तो क्या होने वाला, देखो ये चेतावनी देके गए थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनकी बातों को समझो आप, जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। मतलब राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। मतलब दोनों का कंपैरिजन नहीं होता है, नायक पूजा इसका मिसयूज होता है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है। यदि आपने किसी एक व्यक्ति के नाम पर किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया कि सब कुछ वही है, समझा रहा नहीं आ रहा है, उसके बिना तो पूरी राजनीति या पूरी पॉलिटिक्स खराब है, या उसकी बिना तो पूरी पार्टी खराब है, सब उसके पीछे क्या होते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं हम कुछ लोग, किसी की नेता क्यों ना हो। तब हमें क्या होगा, हमेशा पतन की ओर जाना पड़ेगा। पतन का मतलब क्या हुआ, हम लोग नीचे जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। एक व्यक्ति की पूजा करेंगे तो यही होने वाला है, फिर दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा। और ये रास्ता तानाशाही की तरफ लेके जाता है। जैसे आपने हिटलर नाम सुना, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में, उसको स्टार्टिंग में ऐसे ही माना कि ये हमारे लिए देवता है, वो है, अच्छा काम करा, वो करा, लेकिन बाद में क्या निकला, डिक्टेटरशिप, तानाशाही निकला। तो ऐसे ही एक पार्टी को, एक व्यक्ति को, एक सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं, हमें डाइवर्सन होना चाहिए, अलग अलग लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हमें और अच्छे क्या हो, डिसीजन मिले, फैसले मिले। समझ रहे ना। ये किसने बोला, ये बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जब विधानसभा में संविधान सभा में क्या कर रहे थे, भाषण दे रहे थे 25 नवंबर 1949 को। तो ऐसा उन्होंने बोला कि नायक पूजा आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नायक पूजा का, क्योंकि वो क्या करेगी बाद में, तानाशाह को जन्म देगी। ठीक है, इतना आपको दिख रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कनाडा के बारे में, फ्रांस के बारे में, यूएस के बारे में देर का है, इंडियन डेमोक्रेसी पढ़ रहा है ये, और साइड में और देख रहा है अदर कंट्री की। अब हमारे लोकतंत्र में ही ऐसी कौन सी खूबी है कि आखिर देर सवेर हर देश ने लोकतंत्र व्यवस्था को अपना ही लिया। मतलब हम लोग जब आज़ाद हुए तभी से हमने लोकतंत्र को पकड़ के रखा, उसकी जड़ों को और मजबूत किया। लेकिन बहुत सारे देशों ने क्या किया, अभी हमने पढ़ा ना, मना किया कि हम लोग नहीं 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 ना बाबा ना, हमें एकता नहीं पहले चाहिए, बाद में हम क्या करेंगे, लोकतंत्र के सिस्टम को अपनाएंगे। पहले हमें एक बड़ी मुश्किल से क्या हुआ, एक हुआ, लेकिन भारत बोला कोई टेंशन नहीं है, हम करेंगे, एक भी रहेंगे और देश का विकास भी करेंगे और लोकतंत्र को स्थापित भी करेंगे। और भारत के जो सिस्टम को अपनाया था वो पूरी दुनिया ने बाद में धीरे धीरे क्या हो गए, लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगे। ऐसे ही लोकतंत्र नहीं स्थापित हुआ था, वहाँ पर क्या लोकतंत्र की स्थापना को लहर चली पड़ी। ऐसे अरब के बहुत सारे कंट्री में, वो भी आपको यदि डिटेल में पढ़ना होता है तो फिर नेट जैरब में ऐसे क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं, वहाँ आपको डिटेल में पढ़ना होता है। या फिर आप 12th क्लास के बाद में जब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब आपको पूरा पढ़ना होता है कहाँ पर ऐसा लोकतंत्र को लेकर लहर वगैरह चली। तो ये सब भारत ही क्या था, पहले लीड कर रहा था, दुनिया को दिखा रहा था कि हम लोग आज़ाद हुए अभी अभी, और अभी अभी हमें लोकतंत्र को स्थापित किया और कंटिन्यू लोकतंत्र को मजबूत करते जा रहे हैं। और आज तक भारत लोकतंत्र को मजबूत करता आ रहा है और कर भी रहा है और करेगा भी। समझ रहे ना। तो ये चीज़ें इधर दे रखी है। फिर आ जाओ आगे, क्या दे रखा है, हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ। अंगीकृत का मतलब क्या हुआ, एडॉप्टेड। मतलब हम लोगों ने अपना संविधान कब एडॉप्टेड किया, ये कुछ चीज़ें फैक्चुअल दे रखी है आपकी बुक्स में, वो देखना है। 26 नवंबर 1949 को, मतलब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। एडॉप्ट मतलब हो गया तैयार होना, लागू नहीं किया है, क्या हुआ है, स्वीकृत किया कि आज की बात में ये हमारा संविधान इतना बन गया और ये हमें क्या है, स्वीकृत है, एडॉप्ट है, उसको मतलब होना संविधान। और ये देखो 26 नवंबर है, और 26 नवंबर की तारीख आपको याद रखना है। 2015 में 2015 में क्या किया, 26 नवंबर तारीख को एज ए संविधान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया। याद रखना भाई, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इधर क्या मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं।
जैसे गणतंत्र दिवस तो मनाते हैं, हम सबको पता है ना, जब हम क्या करते हैं 26 जनवरी आती तब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। और यहाँ पर क्या है, संविधान दिवस है। क्या है भाई, संविधान दिवस। और ये 2015 से स्टार्ट किया। कब ये स्टार्ट किया बच्चों, 2015 से, याद रख लेना। संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को याद करते हैं, क्वेश्चन आ जाता तो याद रख लेना 26 नवंबर। फिर देखो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, अब ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है, तो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है संविधान सभा वगैरह क्या है क्या नहीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो संविधान बनाने के लिए सभा बनी थी जिसको नाम दिया संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसकी लास्ट बैठक कब हुई। इसकी टोटल 12 बैठक हुई है, लास्ट मीटिंग होती है भाई वो आपको याद रखना 24 जनवरी 1950। कब हुई, 24 जनवरी 1950, मतलब अधिवेशन हुए थे टोटल 12 इसके, याद रखना है। मीटिंग अधिवेशन कितने में, 12। लास्ट कब होती है, 24 जनवरी 1950 को। इस दिन तो हमने स्वीकार किया, कब, 26 नवंबर। और 26 नवंबर की तारीख को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी। और यहाँ पर 24 जनवरी को क्या किया हमने, लास्ट मीटिंग की, और सब ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया कि हमारा संविधान है और अंतिम बैठक है। और आज के बाद ये 26 जनवरी को क्या हो रहा है, लागू होने वाला है। 2 दिन बाद में क्या होता है, लागू होता है। तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान सभा की लास्ट मीटिंग होती है, और वहाँ पर डिस्कशन हो गया, साइन हो गए, और फाइनल हमारा कंप्लीट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान लागू कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, वो हुआ 26 जनवरी 1950। 3 तारीख याद रखो, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, पहले कह रहा हूँ मैं, 2 नंबर का 1 नंबर का सिंगल क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान लागू होना और संविधान को स्वीकृत करना क्या है, बताइए। संविधान लागू होने का मतलब है संविधान आज से हमारे नियम इसके अनुसार चलेंगे, और संविधान स्वीकृत होने का मतलब केवल हमने बना के रखा है कि हमें ये एक्सेप्टेबल है, स्वीकृत है भाई, लागू नहीं हुआ अभी, केवल बना के रख दिया है पूरा बुक्स ऐसे, अब उसमें नया कुछ जोड़ना नहीं है, वो स्वीकृत होता है। और लागू होने का मतलब आज से उसके अनुसार नियम चलेंगे, समझ आ रहा नहीं आ रहा, इतना कह रखा है। और लागू होने का मतलब क्या है, रिपब्लिक डे भी है। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे। और याद रखो, और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज कौन फहराता है, राष्ट्रीय ध्वजारोहण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों करता है, क्योंकि रिपब्लिक का रिप्रेजेंट कौन है, राष्ट्रपति है। और आज़ादी का प्रतीक कौन है, प्रधानमंत्री है, शासन है। और यहाँ पर रिपब्लिक है, हमारे खुद का कानून बनाया, उसके अनुसार हमारे क्या चल रही है, शासन व्यवस्था चल रही है। यदि रिपब्लिक, डेमोक्रेसी ये सब समझना है तो अलग अलग क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आएगा, इतना आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं ना, ठीक है, इतना आज खूब काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का जो आपको दिख रहा है ये पीछे का चुनाव आयोग वगैरह, इलेक्शन कमीशन के बारे में और उसने क्या क्या काम किया, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आपको क्लास नंबर 2 में आना है तैयार, और पूरा मटेरियल आपको नोट्स टाइम में अच्छे से क्या होगा, प्रोवाइड हो जाएगा। इसलिए आप लोग सब लोग अच्छे से क्या दीजिए, ध्यान दीजिए, और वीडियो पूरा देखिए प्लीज़, जिससे आपको कोई भी कंटेंट छूटे नहीं। हाँ, आपको लग रहा है कि वीडियो मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए आप लोग, उधर साइड में दिया हो यूट्यूब पे आप चेक कर लेना है, वहाँ स्पीड बढ़ा दीजिए। जो स्पीड में क्या होगा, जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। और आपको धीरे रखना है तो आपको धीरे रखिए, नॉर्मल आवाज़ में रखना है तो नॉर्मल स्पीड में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो पूरा देखिए और नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। और किसी को लग रहा है कुछ डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना मुझे कि सर ये डाउट है, ये क्लास चाहिए हमें, 10th का, 11th का, 9th का, कोई भी क्लास आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करिए प्लीज़, जिससे मुझे पता लगेगा हाँ ऐसे लोगों को ज़रूरत है, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी करके रखिए। ओके बाय, जय हिंद, मस्त रहो और अपना काम करते रहो।